हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पटवारी की जो सीधी भर्ती परीक्षा है वो आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पटवारी के टोटल देखिए कितने पद हैं। टोटल हैं 2020, जिनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 287 पदों पर जो पटवारी की भर्ती है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष निर्देश है उनमें देखिए क्या क्या है। समान पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया है। जो समान पात्रता परीक्षा जो कि स्नातक स्तर की थी, उनको उनका परिणाम 12 फरवरी को जारी कर दिया था। तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो अगर आपने सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें आप योग्य घोषित हुए हैं, तो आप इस पटवारी के जो पद हैं उसकी योग्यता रखते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा चौड़ा है, 20 पेज हैं इसके अंदर, तो हम केवल इम्पोर्टेंट जो हमारे काम की चीज़ें उन पर ही ध्यान देंगे। तो आवेदक क्या करेंगे कि चयन के बाद जिस जिले और विभाग में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरेंगे। तो इसके दौरान क्या होगा, आवेदक जिलों विभागों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। और एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आवेदक को एक बार जो फॉर्म भर दिया उसमें आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसके लिए एक बार पढ़ लीजिए उस पूरे को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। अभी हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सारी, और इसके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फिर आवेदन करेंगे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तथा गलत सूचना या फिर अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए आप अब आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। आवेदन किस प्रकार से करेंगे हम। आवेदन की प्रक्रिया ये है, आप जब भी, मेरा तो कहना यही है, स्वयं भी फॉर्म भर लेते हैं आजकल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या स्कैनिंग वगैरह में, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह स्कैनिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो आप अच्छा होगा ई मित्र पर जाइए और आप वहाँ से भर दीजिए। तो फालतू की जो हेडेक है वो नहीं होगी, और आप आसानी से फॉर्म भर के निश्चिंत होकर तैयारी कीजिएगा। तो देखिए कि जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आप उसमें देख लीजिएगा। जो आपका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो भी आपकी जितनी भी आपकी जो डिटेल्स है वो सारी देने के पश्चात आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फ़ोटो 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अपलोड की जानी आवश्यक है। और जो विजिबल बॉडी मार्क भरना अवश्य आवश्यक है। जो आपके जो बॉडी पर कोई मार्क मार्क हो रखा हो, जैसे कोई निशान हो रखा हो, कोई तिल हो रखा हो कहीं पे, तो उसको दिखाइए ताकि वो दिखता हुआ हो, और वो शारीरिक दृश्य चिन्ह भरना हो, वो अनिवार्य होता है। फ़ोटो का विशेष ध्यान रखिएगा, 1 माह से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे साथ में भी एक बैचमेट थे, उनके साथ भी ऐसे गलती हो गई थी। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए कि ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो अभ्यर्थी की गलती मानी जाएगी। तो ई मित्र पर विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप ये फॉर्म भरते हैं तब आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, ई मित्र चालक की गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आपको पता ही है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में ये सारी प्रक्रियाएं होती है। इसमें आपको भी अलग अलग जिन बता रखी है, 600 रुपये किसके लगेंगे, 400 रुपये किसके हैं। दिव्यांगजन आवेदक करते हैं तो उनके 400 रुपये लगेंगे। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसीज़ कितनी है, तो वैकेंसीज़ हैं
गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आप देख सकते हैं अलवर में, बालोतरा, बाड़मेर, बारा, इसमें आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं। आपका जो सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अनुसूचित जाति, जनजाति, जितने भी हैं, आपको इन सब इसमें ये सूची है, इसमें आप अच्छे से आपकी वैकेंसीज़ किस ज़िले में कितनी है सारी अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद में जो ये अनुसूचित क्षेत्र है उसमें है अनुसूचित क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज़ हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पैकलोक भी है, राजसमंद, सिरोही, सब में आप देख सकते हैं। अच्छे से इसका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद में फॉर्म भरिए। इसके बाद हम देख लें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम आ गए, ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु बता रखा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आपने टूर्नामेंट चैम्पियनशिप में इनमें से किसी में हिस्सा लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको इसके लिए आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, वेतनमान। वेतनमान क्या रहने वाला है, तो इसका लेवल 5 पटवारी का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 5 है। L5 पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। और जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो जो जिलेवार मेरिट लिस्ट है राजस्व मंडल द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको प्रोबेशनर के रूप में आपकी नियुक्ति दी जाएगी और आपका 6 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। 6 माह के प्रशिक्षण के बाद में वो आपकी सेवा चालू हो जाएगी। पात्रता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो पात्रता में हम देखते हैं पहली पात्रता तो यह है कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। और है ये, मतलब ये तो होनी चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, ये सर्टिफिकेट हुआ, ये आपका कई सारी जो ओ लेवल का हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और सर्टिफिकेट हो गया, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री हो गई, 3 साल का डिप्लोमा हो गया, RSCIT का कोर्स, ये सारी चीज़ें इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि की आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अन्य योग्यताएं हैं, स्वास्थ्य है, चरित्र है, राष्ट्रीयता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, आयु के अंदर क्या कह रहा है ये नोटिफिकेशन। आयु में क्या है कि आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो 18 वर्ष की एज हो चुकी हो और उसके बाद में 40 वर्ष तक की हो। मतलब 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन स्पष्टीकरण एक चीज़ ये दे रखी है, पटवारी भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की ओर छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 40 वर्ष की आयु है, इसमें 3 वर्ष की ओर छूट दी जा रही है। तो आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जिसमें आपकी ऊपर की जो एज है उसमें 3 वर्ष की छूट है। बाकी जो अन्य विशेष श्रेणियां होती है उनके अंदर छूट इस प्रकार से है। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों जो राजस्थान के निवासी उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थायी निवासी उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो और भी कई सारी हैं जो आप इसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। एज का आपको कंप्लीट हो गया। एज के बाद में हम चलेंगे पंजीयन शुल्क आवेदन। पंजीयन शुल्क है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो करवा सकते हैं आप 22 फरवरी से 23 मार्च के बीच में रात्रि 23:59 बजे तक, ठीक है। और जो ऑनलाइन आवेदन की दिनांक है वो आपकी लास्ट डेट है 23 मार्च। 22 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे और 23 मार्च को रात्रि 23:59 पर आपके ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आप इस बीच में अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा का आयोजन कब होगा? 11 मई 2025 को आपका परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ऑफलाइन हो रही है आपकी एग्ज़ाम। 11 तारीख आप दिमाग में डाल लीजिए, 11 मई आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो पूरे जी जान से लग जाइए क्योंकि आपको एग्ज़ाम डेट भी सामने है, 11 मई 2025 वो एग्ज़ाम है। ये आप नियुक्ति की अयोग्यताएं देख सकते हैं, ज़रूर पढ़ लीजिए, आवेदन के लिए है। और फोटोग्राफ
और फोटोग्राफ और स्कैन करने वाले जो हस्ताक्षर हैं उनको अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हैं। ये देखिए, इस पर एक विशेष ध्यान रखा जाएगा कि स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट नहीं होगा तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो डालनी है और मैक्सिमम 1 माह पुरानी होनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैकग्राउंड वाइट या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% घेरना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हस्ताक्षर के लिए भी ये सारी चीज़ें बता रखी है, इम्पोर्टेंट जितनी भी हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं, संशोधन की प्रक्रिया है वो आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, और अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में जो बातें हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम परीक्षा की स्कीम पर। परीक्षा का स्कीम क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है परीक्षा का पैटर्न। तो 3 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है, 180 मिनट्स की, जिसके अंदर क्या क्या आएगा। आपका पहला पोर्शन आएगा जनरल साइंस का, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसका नंबर आएंगे आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 मार्क्स के आपका ये रहने वाला है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान का जो पार्ट है वो आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश आपकी 44 मार्क्स की रहने वाली है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी 19 मार्क्स की होने वाली है, जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन यही है। और आपका जो बेसिक कंप्यूटर है वो 30 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 300 अंक का जो पेपर होगा और आपके 150 क्वेश्चन होंगे। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। देखिए, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं वैज्ञानिक विज्ञान हो गए, मानव शरीर, आहार एवं पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य एवं देखभाल, ये सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। जनरल साइंस वगैरह जो सिलेबस जी के है उसका क्या पार्ट है। राजस्थान का आपको पता ही है, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर वगैरह सारी चीज़ें आ गई इसमें। पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो आ गई, और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, और ये सारी चीज़ें हैं जो आप इस सिलेबस को अच्छे से देखिए और पढ़ाई करिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश में, हिंदी में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होने वाली है। संधि विच्छेद आ जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पद रचना, सामासिक विग्रह, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक इंग्लिश हिंदी में होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी है। और जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज होगा, कॉमन एरर्स होगी, सिनोनिम एंटोनिम होगा, फ्रेजेस एंड इडियम्स होगा। अब हम देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमर। इसमें आ जाएगा सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फ़ाबेट के टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सब आपकी रीजनिंग आने वाली है। प्लस मैथ्स, मेकिंग जजमेंट हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएगी आपकी। और अंत में आपका जो बेसिक है कंप्यूटर वो आने वाला है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये आपका सिलेबस, आपका जो ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर होता है समाप्त। तो पटवारी के लिए जो आपकी तैयारी पहले से थी, और अब जो आपकी एग्ज़ाम है आपको पता है 11 मई को होने वाली है, तो उसके लिए आपको जी जान से लग जाना है और पटवारी को सिलेक्शन लेना ही है। चलिए, इसके सिलेबस पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे अच्छे से, और विस्तृत वीडियो में सिलेबस के एक एक बिंदु पर बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेंगे, समझ लेंगे और उसका एनालाइज करेंगे। चलिए, ये नोटिफिकेशन था पटवारी का। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।